नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वेक्टर अलजेब्रा को आज हम दूसरे लेक्चर में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप सब आखिर तक बने रहेंगे और लास्ट में आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एक हेडिंग डाल लीजिएगा या एक पॉइंट डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्योंकि हमें इसी के बारे में समझना है तो इसको हमें एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे समझाएंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब ये सर क्या समझा रहे हैं, किसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम पिछले वाले लेक्चर में अपना प्रकाश डाल देते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। हम आपको बोले थे कि वेक्टर अलजेब्रा में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक हमारा होता है स्केलर, ठीक है, और एक हमारा होता है वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हम इसको बोलते हैं, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? राशि होता है। ठीक है, हम आपको बोले थे वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, किसमें? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, हम समझाए थे आपको। ठीक है, स्केलर का मतलब भी हम आपको समझाए थे और इसका एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक है, वेक्टर का मतलब भी समझाए थे और इसका एग्जाम्पल भी दिए थे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें समझना सिर्फ क्या था? वेक्टर को समझना था। ठीक है, और वेक्टर में हम कुछ पॉइंट आपको नोट कराए थे। नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मॉडल्स ऑफ ए वेक्टर, पिछले लेक्चर में। ठीक है, अभी आप लोगों को लगता होगा कि पिछला लेक्चर क्या था, कहाँ पर वो वीडियो मिलेगा हमें ये। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक प्लेलिस्ट बनी है इस चैप्टर की और उसमें सभी वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को खोलिए और उस सभी वीडियो को एक बार देखिए। बिल्कुल सीरियल वाइज दिया गया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम आपको समझाए, एग्जाम्पल भी दिए। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर के प्रकार, यानी कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। देखिए, वेक्टर हमारे हिसाब से तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला क्या हमारा है? फ्री वेक्टर। क्या है? फ्री वेक्टर। इसको समझ लेते हैं हम लोग। फ्री वेक्टर यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त वेक्टर। क्या बोलते हैं? मुक्त। यानी फ्री मतलब क्या होता है? मुक्त हो जाता है, यानी कि आजाद। ठीक है, मुक्त वेक्टर यानी कि सदिश। वेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश। ठीक है, मुक्त सदिश यानी कि फ्री वेक्टर। ठीक है, आइए हम लोग इसकी डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। मतलब इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने का मतलब ये है, आप समझ सकते हैं मुक्त यानी कि फ्री। फ्री का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल आजाद। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आजाद। ठीक है, ऐसे वेक्टर, इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड एंड लेंथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड लेंथ एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्या? मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, एंड लेंथ। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ऐसे वेक्टर जिनका परिणाम और दिशा दोनों बराबर हो, ठीक है, या इनको छेड़े बिना हम इसके इनिशियल पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित कर दे, यानी कि बदल दे, उसी को हम बोलते हैं मुक्त सदिश या फ्री वेक्टर। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दोनों को बिना टच किए, बिना छुए, बिना उनको हटाए, इनके इनिशियल पॉइंट को यानी कि प्रारंभिक बिंदु को
हम एक दूसरे बिंदु पर इसको हम रख सकते हैं या बदल सकते हैं या हटा सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं मुक्ति सदिश या फ्री वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा और मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूं। ऐसे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि परिणाम और दिशा पर आश्रित होते हैं और उनके बिंदु को हम या उनके प्रारंभिक बिंदु को हम किसी ना किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहने की परमिशन देते हैं या वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, उनको हम कभी भी हटा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं मुक्ति। समझ में आई बात ना? एक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहां से ये चला यहां तक आ गया, ये समझ में आ रहा ना? यहां से ये चला यहां तक आ गया, एक पॉइंट है ए और ये है बी, ठीक है, इसका है वेक्टर ए। क्या है? वेक्टर ए है। तो अब अगर हम ये कहें कि इसके जो मैग्नीट्यूड, इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम क्या है? परिणाम है वेक्टर ए बी। क्या है? वेक्टर ए बी। और इसका डायरेक्शन क्या है? इस साइड में जा रहा है, ठीक है, इसका एक डायरेक्शन जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है, और इसका जो परिणाम है वो वेक्टर ए बी है, ठीक है। तो इसको हम बिना टच किए हम इसके इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम रख सकते हैं या किसी अन्य बिंदु पर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाएगा हमारा एक निर्धारित दिशा पर यानी कि बी पर ही जाएगा। हम चाहे इसको यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, ठीक है, बिना हमें इसको टच किए। यही हमारा होता है फ्री वेक्टर। क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह हमसे कमेंट के थ्रू बात कर सकता है, ठीक है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका परिणाम और दिशा को बदले बिना हम उसके प्रारंभिक बिंदु को अन्य बिंदु पर रूपांतरित कर दें, उसी को हम बोलते हैं मुक्ति सदिश या फ्री वेक्टर। हमारे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। नोट कर लिया ना आप लोग? चलिए एक और है लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या है? लोकलाइज वेक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीकृत। क्या बोलते हैं? स्थानीकृत सदिश। अब देखिए स्थानीकृत, जिसको हमें इंग्लिश में बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। अब स्थानीकृत का मतलब हो जाता है कि जो एक ही स्थान पे हो। समझ में आ रही कि नहीं है? स्थानीकृत का मतलब हो जाता है कि जो एक ही स्थान पे हो, उसी को हम बोलते हैं स्थानीकृत यानी कि लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कि देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा कंफर्म होता है, उसी को हम बोलते हैं स्थानीकृत सदिश या लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु सदैव स्थित रहता है, उसको हम बोलते हैं स्थानीकृत। समझ में आई बात ना? बस इतना ही दिया गया है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, ये बी तक गया, ठीक है ना, कहाँ तक गया? ये बी तक गया। क्लियर है? अब हम यहाँ से इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, मतलब हम इसी पॉइंट से कहीं पर भी लेकर जाएं, लेकिन इस पॉइंट को हम बदलेंगे नहीं, मतलब ये एक ही जगह पे स्थित है, ठीक है। दिशा कहीं भी जा सकती है, दिशा इसकी कहीं भी जा सकती है, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट सिर्फ कंफर्म है यानी कि यहीं पर ए ही है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर या स्थानीकृत सदिश, ठीक है। बस इतना ही सही है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कंफर्म होता है या सदैव एक ही स्थान पर होता है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, लोकलाइज्ड वेक्टर या स्थानीकृत सदिश, ठीक है। तीसरा है, सभी लोग साथ में हेडिंग डालते चलिएगा, सभी लोग डेफिनेशन को नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत काम आने वाला है। तीसरा है जीरो वेक्टर, जीरो और या नल वेक्टर, NULL, नल वेक्टर।
जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शून्य सदिश। शून्य सदिश, ठीक है, क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। इसकी डिफिनेशन क्या होती है मैं बता रहा हूं। इसकी डिफिनेशन होती है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसका डायरेक्शन श्योर नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या शून्य सदिश, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका परिणाम 0 हो या शून्य हो और उसको दिशा अनिश्चित हो, निश्चित नहीं अनिश्चित है, उसको हम बोलते हैं शून्य सदिश या जीरो वेक्टर, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जीरो वेक्टर जब भी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर शून्य, ऐसे करेंगे हम, वेक्टर शून्य, यानी कि वेक्टर पहले लगाएंगे फिर नीचे इसके लिखेंगे शून्य, हम इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसका संकेत यही है, ठीक है, क्या है? जीरो वेक्टर। और एक चीज याद रखिएगा, इस जीरो वेक्टर के अलावा जितने भी हमारे वेक्टर हैं उन सभी को हम क्या करते हैं? उचित सदिश कहते हैं या प्रॉपर वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर के अलावा जितने भी वेक्टर हैं, चाहे वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, क्या 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा हो गया, एंड या ABCDEFG जो भी हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर या उचित सदिश, ठीक ना। क्या बोलते हैं? उचित सदिश। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो एंड डायरेक्शन श्योर नहीं है उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक ना। सिंबल इसका है वेक्टर जीरो। वेक्टर जीरो के अलावा जितने भी हमारे वेक्टर्स होते हैं उन सभी को हम प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं या उचित सदिश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार डिफिनेशन को बढ़िया से समझ लें, ठीक है। समझ लिए कि नहीं समझ लिए? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये 3 वेक्टर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 वेक्टर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चौथा वेक्टर हमारा है जिसको हम बोलते हैं को इनिशियल। क्या? को इनिशियल ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहादमी। क्या? सहादमी, ऐसे सहादमी सदिश। क्या? को इनिशियल। क्या है? को इनिशियल, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर, इसकी डिफिनेशन है ऐसे वेक्टर जिनमें या जिनकी इनिशियल पॉइंट एक ही होती है। क्या? एक ही होती है, उसको हम बोलते हैं को इनिशियल, यानी कि सहादमी सदिश, यानी कि को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनकी एक ही प्रारंभिक बिंदु होती है, यानी कि एक ही को इनिशियल पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इतना पॉइंट दिया गया, ठीक है। एक 5वां इसमें है कोलाइनर वेक्टर, ठीक है। इसको हम और भी नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। और में पैरेलल वेक्टर, ठीक है। कोलाइनर का मतलब क्या हो जाता है?
समरेखीय। पैरेलल का मतलब आपको पता है समांतर होता है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ऐसे वेक्टर, ठीक है, जिसकी लाइंस समांतर हों, जो एक ही लाइन एक ही रेखा के समांतर हों, ठीक है, ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर हों या समान हों या बराबर हों, उसको हम बोलते हैं कोलाइनर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर हों या समान हों, एक ही रेखा के समान हों, उसको हम बोलते हैं समरेखीय या समांतर सदिश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलाइनर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, इसके जो हमारे कोलाइनर वेक्टर्स के जो है सेंस ऑफ डायरेक्शन जो आवश्यक नहीं है, मतलब ये जो हमारा समांतर सदिश है, इसके जो अभिदिशा है यानी कि सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ही रेखा के समांतर रहेगा या समान रहेगा। ठीक है, सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब हम जिसको समझ पाते हैं, जिसको हम सेंस कर लेते हैं कि ये रेखा जा रही है। अगर ये रेखा नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कोलाइनर वेक्टर रहेगा, एक ही रेखा के समांतर रहेगा। ठीक है, ये इसका नियम होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। एक और इसमें दिया गया है, वो है इक्वल वेक्टर। ठीक है, छठा है, सभी को नोट करते चलिएगा। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर जिसको हम बोलते हैं समान सदिश। क्या बोलते हैं? समान सदिश। अब इक्वल का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इक्वल का मतलब क्या जाता है? इक्वल, इसकी डिफिनेशन है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर और सेंस ऑफ डायरेक्शन एक ही हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी कि अभिदिशा एक ही हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देखिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, यानी इसका जो परिणाम है वो बराबर होना चाहिए इक्वल में। ठीक है, इक्वल का मतलब भी होता है बराबर, है कि नहीं है? इक्वल का मतलब भी होता है बराबर। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, अगर ये दो वेक्टर हमारे पास हैं और इनका जो परिणाम है वह बराबर है और इनकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो एक ही है। क्या है? एक ही सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो हम इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। कैसे बोलते हैं? आइए थोड़ा एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं आपको। अगर हमारे पास ये वेक्टर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इसको एक रेखा को खींच दिया, मतलब एक लाइन को हमने खींच दिया, एक लेंथ निकल गई है वेक्टर एच यानी ए पॉइंट से। ठीक है, और यहीं पर एक हमने पॉइंट बी को ले लिया है, इसको भी हम इजी मतलब एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन इसको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ए को भी हमने एक डायरेक्शन दिखा दिया, बी को भी हमने एक डायरेक्शन दिखा दिया। ठीक है, अभी देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो परिणाम है वो क्या बराबर है। ठीक है, और इनका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो एक ही है, मतलब ये एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, ये एक ही दिशा में जा रही है। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसको हम बी पॉइंट दे देते हैं, इसको भी हम जो है सी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, या इसको हम डी पॉइंट दे देते हैं, नहीं तो बी गड़बड़ा जाएगा। इसको हम ए डी पॉइंट दे देते हैं, बी और सी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, यानी कि बी से स्टार्ट हुआ सी पे खत्म या सी तक गया या उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। समझ रहे हैं ना? उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? बराबर है, और ये एक ही सेंस ऑफ डायरेक्शन में यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये सब जा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। जब इक्वल बोलेंगे तो हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के
स्मॉल लेटर में लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यानी कि ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। क्या है, दोनों आपस में बराबर या दोनों समान है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट दिया गया है, दो वेक्टर के समान होने के लिए उनकी जो इनिशियल पॉइंट है वो समान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या है इसमें मतलब एक्स्ट्रा में दिया गया है, बोल रहा हूं कि दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, उनके जो समान होने के लिए जो कोई इनिशियल पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट है, ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए। बाकी अगर जिसकी जो डायरेक्शन है वो बराबर हो या ना बराबर हो उससे में मतलब नहीं। जैसे कि यहाँ पे सी तक गया है, ये सी से आगे चला गया, ये डी तक ही रुक गया, हमें इससे नहीं मतलब है डायरेक्शन कहाँ तक जाकर रुका है, ये बराबर है कि नहीं, डायरेक्शन बराबर है, इससे में नहीं मतलब है। हमें मतलब किससे है, सिर्फ एक पॉइंट से, यानी कि जहां से वो इनिशियल पॉइंट यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है, हमें उससे मतलब है। अगर इसका मैग्नीट्यूड बराबर है और एक ही दिशा में जा रही है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल वेक्टर या समान सदिश। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ये 6 हो गया। अभी और वेक्टर दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि हमें देखिए जो मेन है वो तो हम आपको पहले समझा दिए, क्योंकि ये जो मेन है ना ये हर बुक में दिया रहता है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो गई या अदर बुक हो गई, उसमें ये दिया रहता है। ठीक है, उसमें जो है वो दिया रहता है मेन पॉइंट, लेकिन कुछ इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ। 6 पॉइंट तक हो गया, एक 7वां पॉइंट आप लोग डाल लीजिएगा, अपोजिट या निगेटिव वेक्टर, यानी कि विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ठीक है, क्या है, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विपरीत या ऋणात्मक वेक्टर, यानी कि सदिश। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ऋणात्मक मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे वेक्टर, ठीक है, हम कहते हैं ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के परिणाम के बराबर तो है। ठीक है, यानी कि इसका जो परिणाम है वो वेक्टर ए के परिणाम के बराबर है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में जा रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है, बट इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो अपोजिट में जा रहा है, यानी कि अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड इसका है वेक्टर ए, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस वेक्टर है कि नहीं है, क्योंकि इसलिए बोला है निगेटिव वेक्टर क्या माइनस में जाएगा। समझ में आ रही बात ना, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव में जाएगा, अगर ये निगेटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जैसे एक आपके लाइफ से जुड़ा ही एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपके सामने आपके घर में एक जो शीशा लगा रहता है, कांच लगा रहता है, जिसमें आप अपने आप को देखते हैं रोज, तो वो क्या होता है, आपको तो दिखाता है लेकिन आपके शरीर के अपोजिट, मतलब अगर आपने राइट हैंड को ऊपर किया तो जो है सामने कांच में यानी कि शीशे में दिखाएगा वही आपका लेफ्ट हैंड दिखाएगा, है ना, यानी कि आपके राइट हैंड का वो अपोजिट हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है ना, तो वही होता है हमारा विपरीत या ऋणात्मक सदिश, यानी जिसको बोलते हैं अपोजिट साइड या निगेटिव वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, अपोजिट या ऑपोसाइड या निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया, जैसे कि हमने बताया था कि जब हम रिप्रेजेंट ऑफ ए वेक्टर को हम समझ रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे
कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, हमने वेक्टर ए से इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि माइनस ए बी वेक्टर में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लस में दिया गया है तो ये सामने इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, माइनस वेक्टर हो जाएगा ये ए, ठीक है। अगर हम जैसे कि हमने किया था कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, हमने इसको भी माना था ना, क्योंकि ये बराबर हो गया था। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि वेक्टर, अगर हमने यहाँ पर माइनस वेक्टर ए बी किया है तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए, वेक्टर बी ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, या फिर हम इसको बी ए लिख सकते हैं वेक्टर में, ठीक है। माइनस में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम इसको लिखेंगे वेक्टर बी ए या ए बी वेक्टर, ठीक है। इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, ये बराबर रहेगा, ठीक है। यही हमारा होता है अपोजिट या निगेटिव वेक्टर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और देखिए, सब इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो जरूरी था मैंने उसको समझाया, सभी के सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक 8वां पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर, LIKE, लाइक वेक्टर। बहुत लोग लाइक के लिए तरस जाते हैं, बहुत लोग लाइक के लिए तरस जाते हैं, और बहुत लोगों को लाइक मिलता है तो वो इतराते हैं। कोई किसी को पसंद करता है तो वो एटीट्यूड में आ जाता है इंसान। जो जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं ना, वो चाहता है कि लोग मुझे पसंद करें। तो ये दुनिया में ही चलता है, ठीक है। तो हम समझेंगे लाइक वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं समदिश सदिश। क्या बोलते हैं, समदिश सदिश। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसे वेक्टर जिनका सेंस ऑफ डायरेक्शन एक ही हो, ठीक है। यानी कि अभिदिशा, अभिदिशा क्या है, अभिदिशा। ऐसे वेक्टर, अभिदिशा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अभिदिशा यानी कि सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनकी अभिदिशा एक हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लाइक वेक्टर। क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर को हम बोले ना कि अंग्रेजी में लाइक वेक्टर, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, समदिश। क्या बोलते हैं, समदिश, समदिश सदिश। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हिंदी वाले रहेंगे तो बोलेंगे ये लाइक वेक्टर क्या होता है, हैं? अगर हिंदी वाले रहेंगे तो कहेंगे कि लाइक वेक्टर क्या होता है। अगर इंग्लिश वाले रहेंगे तो बोलेंगे समदिश क्या होता है। इसीलिए हम लाइक एंड समदिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका सेंस ऑफ डायरेक्शन एक ही हो, उसको हम बोलते हैं समदिश सदिश या लाइक वेक्टर। लेकिन एक चीज याद रहे, सेंस ऑफ डायरेक्शन ये जरूरी नहीं है कि बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब एक होना चाहिए, ठीक है। एक कंफर्म है, मतलब ये सेंस ऑफ डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर होना चाहिए। वो बराबर हो या बराबर ना हो, यानी कि इक्वल हो या इक्वल ना हो, उसे नहीं मतलब है, लेकिन एक होना चाहिए। जैसे कि हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया पॉइंट बी के लिए, ठीक है। पॉइंट बी के लिए हमने मान लीजिए पॉइंट ए से ही स्टार्ट किया है, लेकिन ये बराबर है कि ये बराबर नहीं है, इससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन एक ही है। मतलब ये एक ही दिशा में जा रहा है, एक पॉइंट से एक ही दिशा में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लाइक वेक्टर या समदिश सदिश, ठीक है। और इसी का एक उल्टा है, 9वें में समझ लीजिएगा, इसी का एक उल्टा है अनलाइक, अनलाइक वेक्टर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिदश। क्या, प्रतिदश या प्रतिदिश, ठीक है।
प्रतिदिश सदिश। इसी का उल्टा है, लाइक का अनलाइक हो गया, जिसको लोग पसंद नहीं करते हम हैं। ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन हमेशा अपोजिट साइड में जाती हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट साइड में जाता हो, उसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल लाइक वेक्टर का अपोजिट अनलाइक वेक्टर होता है। इसमें भी हमारी जो डायरेक्शन होती है वो कंफर्म हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, बट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए एक 10वां पॉइंट आप समझ लीजिए। इसमें बहुत सारे वेक्टर हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं। हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ 3 ही वेक्टर हम आपको समझाएंगे या 4 ही वेक्टर आपको समझाएंगे, नहीं। मेरा मानना यह है कि वेक्टर के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी वेक्टर को आपको समझना चाहिए। सिर्फ जो जरूरी है उसी को हम समझ के क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम एग्जाम दे करके एग्जाम में पास हो सकते हैं, है कि नहीं। जो जरूरी है उसको हम समझ के एग्जाम में हम पास हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें सभी का ज्ञान होगा तो हम सभी को समझा सकते हैं। अभी आपको 3 ही समझ में आएगा। अगर किसी ने आपसे चौथा पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे हम पढ़े ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, यही है ना कि बोलेंगे हम पढ़े ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे आप, है कि नहीं है। इसीलिए आपको सारे वेक्टर के टाइप्स पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक है एक समतलीय सदिश, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर इसको बोलते हैं एक समतलीय वेक्टर, यानी कि सदिश। क्या, सदिश। इसकी भी डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी डिफिनेशन है ऐसे वेक्टर जो एक ही कोप्लानर में स्थित या एक ही समतल के समांतर होते हैं, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो एक ही समतल के समांतर होते हैं, समतल यानी कि बराबर, ठीक है, समांतर भी यानी कि बराबर। ऐसे वेक्टर जो एक समतल के समांतर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर या एक समतलीय सदिश, ठीक है। कंफर्म है ना। देखिए इसमें दिया गया एक एक्स्ट्रा में मैं आपको समझा रहा हूं, 2 वेक्टर को सदैव एक समतलीय होते हैं, 2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही एक समतलीय ना, लेकिन 2 वेक्टर भी हमेशा क्या होते हैं, कोप्लानर वेक्टर होते हैं, यानी कि समतलीय होते हैं, ठीक है। ये समझ में कि नहीं समझ में, कोप्लानर ऐसे वेक्टर जो एक समतल के समांतर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक समतलीय सदिश या कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। और 2 वेक्टर भी हमेशा क्या होते हैं, कोप्लानर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक समतलीय होते हैं। 2 वेक्टर भी हमेशा एक समतलीय होते हैं, ऐसा नहीं है कोप्लानर नहीं होते हैं, ठीक है। कहां तक हुआ था, 9 तक हुआ था, 9 की 10 हुआ था, 9 हुआ था, ठीक है। चलिए एक मान लीजिए 10 लिख लीजिए। 10वां पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, क्लियर है। विस्थापन सदिश, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, देखिए सभी को हम समझा रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। इसकी डिफिनेशन होती है, यदि कोई कण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम विस्थापित कर दें उसको, तो हम बोलते हैं वेक्टर ए बी का उस कण का विस्थापन सदिश, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यानी कि मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास, कोई कण हमारे पास, मान लीजिए क्या है, कण है,
लेट मी, मान लीजिए कोई कण है, इसको हम एक से बी पर विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम इसको विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए बी का विस्थापन। क्या बोलेंगे? वेक्टर ए बी का विस्थापन सदिश, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, जो कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर में आपको बताए हैं कि वेक्टर ए बी को कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसका मान रखते हैं, ठीक है। कोई भी कण हो गया, ठीक है, या कोई नंबर हो गया, उस नंबर को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सदिश, यानी कि वेक्टर ए बी को हमने क्या किया है? विस्थापित कर दिया। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं विस्थापन सदिश, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, अब इसमें है एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, 11 मान लीजिए, यूनिट, ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी इकाई या एकक या एकांक मात्रक सदिश, ठीक है ना, वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं हिंदी में मात्रक सदिश, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इकाई या मात्रक यानी कि यूनिट सदिश कहलाता है, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यानी कि जिनका परिणाम हमेशा 1 होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर या एकांक या एकक या इकाई, ठीक है। यही होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ए की डायरेक्शन में हम कोई भी वेक्टर को हम कैप से निरूपित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए वेक्टर ए हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इस वेक्टर के, ठीक है, इस वेक्टर के इकाई को, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही तो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? एक कैप से निरूपित कर सकते हैं। कैप यानी कि कैप को हम लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ये कैप हो गया, ये क्या हो गया? कैप हो गया। तो जब हमारे पास एक ही वेक्टर होगा तो हम इसको बोलते हैं एक कैप। एक कैप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एक कैप से हम इसको लिख सकते हैं। जब हम एक कैप से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है मॉडल्स में जब हम आएंगे तो लिखेंगे मॉड ए कैप इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर में सिर्फ एक ही हमारा मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक ही परिणाम हमारा होता है, ठीक है। हम वेक्टर ए को हम एक कैप से लिख सकते हैं, वेक्टर बी को हम बी कैप से लिख सकते हैं, वेक्टर सी को हम सी कैप से लिख सकते हैं, क्योंकि जिसमें एक ही वेक्टर होगा उसको हम कैप से निरूपित करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारे 1 के बराबर होगा। किसके? 1 के बराबर होगा, ठीक है। यही हमारा होता है यूनिट वेक्टर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। टोटल 11 टाइप्स हम आपको समझाए हैं, ठीक है। कितने? टोटल 11 टाइप्स हम आपको समझाए हैं, जो कि हमारे वेक्टर के प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप होते हैं वेक्टर के, ठीक है। एक हमारा होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, 12वां पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब जो स्थित हो उसको हम बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्थित बिंदु है, ठीक है, यानी कि पोजीशन पॉइंट हमारा है, ठीक है, और उसके अलावा एक पॉइंट हमारे पास P है, ठीक है। क्या है? पॉइंट P है। एक पॉइंट हमारे पास वो है जो कि हमारा एक पोजीशन में है, ठीक है, किसमें है? पोजीशन में है। उसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट P है, ठीक है। क्या है? एक पॉइंट P को हम ले लेते हैं। तो हम मानते अगर हमारे पास वेक्टर OP हो जाता है,
वेक्टर ओपी, क्योंकि एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम चलेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी हो जाएगा, है कि नहीं है। वेक्टर ओपी हो जाएगा तो ओ के सापेक्ष बिंदु जो पी होती है वो एक स्थित होती है। क्या होती है, स्थित होती है। जैसे ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक स्थित पॉइंट है ए, ठीक है, एक स्थित पॉइंट हमारे पास है, यानी कि ये एक पोजीशन में है, ए जो है एक पोजीशन में है और इसके सापेक्ष एक और पॉइंट हमारा गया, एक डायरेक्शन गया है जिसको हम बोलते हैं बी। क्या है, बी, ठीक है। ए तो हमारा एक क्या पोजीशन में है, लेकिन बी को हमने बनाया है इसके सापेक्ष एक अलग बिंदु से, यानी कि अलग एक पॉइंट से, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि वेक्टर ए बी, क्या बोलेंगे इसको हम, वेक्टर ए बी, जो कि बिंदु यानी कि पॉइंट ए के सापेक्ष बी जो हमारा है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि इसके सापेक्ष हमारा एक पोजीशन वेक्टर चला गया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। अब देखिए, यदि हम यह कह सकते हैं कि जो बिंदु P दिया गया है ए वेक्टर ए है, तो इसका अर्थ यह है कि जो है बिंदु P का स्थित सदिश वेक्टर ए दिया गया है, ठीक है। अगर हम कहते हैं जो हमारा बिंदु P है, यानी कि P से अगर हम ले लें या B से हम ले लें, ठीक है, कोई चीज नहीं है, ले लेते हैं, चाहे P से ले चाहे B से ले हम, ये इसका जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है वो क्या, वेक्टर ए है। क्या है, वेक्टर ए हम इसको मान लेते हैं, या इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए क्यों मान लेते हैं, क्योंकि जो स्थित बिंदु ए दिया गया है इसके सापेक्ष हम इसको मानेंगे तो ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ए के, जो कि हम आपको पहले लेक्चर में समझाए हैं, पहले लेक्चर में समझाए तो ये भी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए, ठीक है। यही हमारा होता है पोजीशन वेक्टर। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया है। समझ में आया क्लास आपको, समझ में आ गया तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे हमारे कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे वेक्टर अलजेब्रा से, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।